नाज़रीन, मैं सैयद अली इमरान और हम आज बात करेंगे कि जनाब ग्लोबल रिसेशन है क्या, ये कैसे आया है और कैसे आएगा, इसका असर क्या होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे। इसाक डार साहब ने जो भड़क मारी है कि आईएमएफ से उनको कोई परवाह नहीं है, इसका असर पाकिस्तान पर क्या पड़ सकता है, क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर जो 100% की जो आरडी थी, रेगुलेटरी ड्यूटी थी, उसको 0% पे कर कर किसको फायदा पहुंचाया गया है। और जो सोयाबीन का 300 से 500 मिलियन डॉलर का जो शिप्स हैं इस वक्त मौजूद हैं और वो रिटायर नहीं हो रही एलसीज उनकी, तो इसके ऊपर जो कहा गया है कि वो मोजरे सेहत है, ये दरअसल क्या माजरा है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात जो है वो करेंगे कि ये रिसेशन जो है वो किस तरीके से इन्फ्लेक्ट कर रहा है पूरी दुनिया पे। तो जनाब 90 सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज किया है और खास तौर पे नवंबर के महीने में अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा इंक्रीज हुए हैं और 10 जो सबसे मजबूत करेंसी वाले ममालिक हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को तकरीबन 3.50% जो है वो इंक्रीज किया है सिर्फ नवंबर के महीने में। और मैं बताता चलूं इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। तो जनाब यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है और स्वीडन और न्यूजीलैंड है। इसके अलावा जिन सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को नवंबर में इंक्रीज नहीं किया और सस्टेन रखा, उनमें यूरोप है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है और जापान है। अच्छा, और सबसे जबरदस्त चीज जो है वो हुई है वो ये कि टर्की ने, जिसकी इन्फ्लेशन 80% के ऊपर है, यानी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज किया जाता है और उससे अल्टीमेटली स्लो डाउन आता है और स्लो डाउन की वजह से रिसेशन आता है। तो टर्की ने क्या कहा? टर्की ने ये कहा कि मैं इस स्लो डाउन के बिल्कुल खिलाफ हूं। हम जो है इन्फ्लेशन बेशक 80% है, हम अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करेंगे और इंटरेस्ट रेट जो डबल डिजिट में था टर्की का वो कम होके 10% से नीचे आ गया है। और टर्की जो है इस चीज को प्ली ले रहा है कि इससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। हाउएवर रिसेशन कहा यह जा रहा है, जेपी मॉर्गन चेज और सिटी बैंक जो है वो ये कहते हैं कि रिसेशन 2023 में दुनिया देखेगी। अच्छा, अगर ये रिसेशन आता है, जो कि अभी एक और इतला आई है कि जो जॉब मार्केट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वो बेहतर हुई है, इसका मतलब है कि रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, मिले जुले रुझानात हैं। अगर रिसेशन आता है या अगर रिसेशन नहीं आता, पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? रिसेशन अगर नहीं आता तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज कर रही होंगी। पाकिस्तान में एक्टिविटीज जो हैं, एक्सटर्नल जो डिपेंडेंसी है ट्रेड के ऊपर, वो भी मुसलसल चल रही होगी। इसके अलावा जो है वो रेमिटेंसेज हमारे मुसलसल आ रहे होंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से, क्योंकि जो रिसेशन जो कि ग्लोबली नहीं होगा तो लोगों की जॉब्स वहां पे सलामत होंगी। अब अगर रिसेशन जो है वो आ जाता है तो उसका नुकसान ये होगा कि रेमिटेंसेज बिल्कुल वाइप आउट नहीं, चलो कम वो हो जाएंगी। इसके अलावा जो है ये कम होना पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। एक्सपोर्ट बहुत कम हो जाएंगी तो अल्टीमेटली जाहिर है कि इससे भी बहुत नुकसान होगा। फायदा जो है वो ये होगा कि चूंकि रिसेशन ग्लोबल होगा तो जो खपत है तेल की वो कम हो रही होगी। चूंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट के ऊपर, तो पाकिस्तान को ऑयल इंपोर्ट जो है वो सस्ती हो रही होंगी। और अगर दूसरी तरफ रिसेशन नहीं आता और दुनिया में तेल की खपत होती रहती है तो जाहिर है कि जो तेल की कीमत है वो एक सतह पे बरकरार रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं डॉलर के, वो पेमेंट करने के बाद इंटरनेशनल बॉन्ड की 7 अरब डॉलर से भी कम रह गए होंगे। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि इंपोर्ट्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है। अगर इंपोर्ट्स को जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है, इस वजह से जो उससे रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हैं वो भी रुकी हुई हैं। स्लो डाउन है इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में स्लो डाउन जो है वो ना सिर्फ जॉब मार्केट को खराब कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो स्लो डाउन का शिकार है।
इसके अलावा पाकिस्तान चूंकि एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो डॉलर उस हिसाब से पाकिस्तान के पास अवेलेबल नहीं है और आगे आने वाले वक्त में नहीं होंगे, जब तक कि जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ वापस अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती। ऐसे में डार साहब ये कहते हैं कि मैं कोई परवाह नहीं करता, आईएमएफ पैसे देता है या नहीं देता। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो। उसकी वजह यह है कि उनको मालूम है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर डिफॉल्ट नहीं कर रहा होगा और ऐसी स्टेटमेंट्स उनको पॉलिटिकली बेनिफिट दे सकती हैं, मगर इवन मीडियम रेंज में, मीडियम टर्म में ये बहुत खतरनाक होगा कि अगर पाकिस्तान को अगर ना एक्सपोर्ट्स हो, ना रेमिटेंस हो और डॉलर भी अवेलेबल ना हो आईएमएफ से, क्योंकि आईएमएफ के डॉलर्स पर डिपेंड करते हैं फ्रेंडली कंट्रीज के रोल ओवर्स, फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से मजीद डॉलर्स का लोन और इंटरनेशनल मार्केट से बॉन्ड के थ्रू लोन उठाना। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आया तो उसमें यह कहा गया कि हम इन्फ्लेशन के खिलाफ लेकर आ रहे हैं, मगर टोटल बरखिलाफ इन्फ्लेशन उससे ज्यादा इंक्रीज हो गई। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जो इन्फ्लेशन 10 के राउंड अबाउट थी, इस वक्त वो 24% को भी क्रॉस कर रही है। ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने पेट्रोल फ्रीज करके, उसकी कीमतें फ्रीज करके आईएमएफ से जो है वो नुकसान उठाया और आईएमएफ की किस्तों को डिले किया। तो अब जबकि आईएमएफ की हर चीज पीछे इस हुकूमत ने मानी है और उसके बाद आईएमएफ की ट्रांच रिलीज भी हुई है और AIIB से भी लोन लिया गया, ADB से भी लोन लिया गया, उसके बावजूद पाकिस्तान के जो जखायर हैं मुसलसल डिप्लीट का शिकार हैं, रुक नहीं रहे। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है उसके ऊपर से रेगुलेटरी ड्यूटी को 100% से 0% पे कर देना, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इससे ई-ट्रॉन और इस तरह की दूसरी बड़ी बड़ी खूबसूरत किस्म की व्हीकल्स जो हैं वो शायद खास लोगों ने इंपोर्ट जरूर की होगी और इसका नुकसान यकीनन पाकिस्तान को इस तरीके से होगा कि फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन हुआ होगा। सोयाबीन की बात करें तो चंद शिपमेंट्स तो छूट गई, मगर अभी भी 300 से 500 मिलियन डॉलर की शिपमेंट्स जो हैं मौजूद हैं साहिल समुंदर पर, जो नहीं छूट रही। और GMO जिसे कहा जाता है कि ये मुजरे सेहत है, इसको बहाना बना के या ये सच्चाई है ये अल्लाह बेहतर जानता है, मगर अभी भी जो शिपमेंट्स हैं वो रुकी हुई हैं। पाकिस्तान जो है जो सेक्टर्स इस वक्त शिद्दत से क्लोज डाउन का शिकार हैं, वो कोटा लगा हुआ है उनकी इंपोर्ट पे। वो इंजीनियरिंग सेक्टर है जो इस वक्त जो है वो काफी परेशान है, होम अप्लायंसेज, ऑटोमोबाइल्स और इस तरह के जो इंजीनियरिंग सेक्टर के लोग हैं। बांग्लादेश ने क्या किया? बांग्लादेश में भी ये सब कुछ बुरहान था। बांग्लादेश ने अपनी जो टेक्सटाइल है उसकी वो इंक्रीज करे। ग्लोबल रिसेशन के बावजूद टेक्सटाइल बांग्लादेश की अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। उसकी वजह यह है कि वहां पे वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, वहां पे इनपुट मटेरियल अवेलेबल है और चाइना के जो वेस्ट की तरफ ऑर्डर्स थे वो चाइना की कोविड की वजह से रिप्लेस कर लिए हैं बांग्लादेश ने, जो पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान ये रिप्लेसमेंट कर रहा था और इवन बांग्लादेश के ऑर्डर्स पाकिस्तान की तरफ आ गए थे। यहां पर फैसलाबाद में टेक्सटाइल वालों के लिए नई नौकरियां, जो इतनी नौकरियां थी मगर उसके लिए लोग नहीं थे, मगर इस वक्त एप्टमा के एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% जो टेक्सटाइल मिल्स हैं या तो बंद हो चुकी हैं या बंद होने जा रही हैं। ऐसे में सागडार साहब के बयान बिल्कुल समझ से बालातर हैं। वो क्या सोच रहे थे, वो क्या कर रहे थे, ये वो क्या सोच के ये जवाब देते हैं, उनको ये सोच समझ के देखना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट अपनी जगह पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को चलाने के लिए पीडीएम ने अपने आप को सामने आए थे और कहा था कि हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। तो उनको चाहिए कि इस तरीके के बयान को बड़े सोच समझ के दें। इस वक्त सबसे अहम जो है वो ये है कि पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से माली साल 2023 में हो तो जाएंगी, मगर इसको प्रॉपर तरीके से अगले साल किस तरीके से शिफ्ट करना है और उससे आने वाले सालों में पाकिस्तान को किस तरीके से इस भंवर से निकालना है, इसके ऊपर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो है वो मिलकर बनाने की जरूरत है। और वो तमाम सियासी जमातें और तमाम हलके मिलके पाकिस्तान में
पॉलिटिकल सर्टेनिटी लेकर आएंगे तो ही हल इसका निकलेगा, और वो इलेक्शंस के जरिए ही पॉसिबल है। सैयद अली इमरान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।